Okay, so let's start this paper. This is 2023 May June paper 1 2. Question number 1 says that output the devices that are used to output data from the computer. You need to output three devices that are an output devices. तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। इन आउटपुट डिवाइस वो होता है जो मुझे जनरेट करता है मेरा कोई भी रिजल्ट। तो रिजल्ट जनरेट आपके पास यहाँ पे करेगा एक एक्चुएटर, क्योंकि एक्चुएटर्स आपके पास मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं आपके पास। और डीवीडी नहीं, डीवीडी रीड होती है, कीबोर्ड से भी डाटा एंटर होता है, माइक्रोफोन से भी डाटा आपके पास एंटर होता है, माउस से भी डाटा एंटर होता है। आप प्रिंटर से आपकी फाइल्स प्रिंट होके आती हैं, प्रिंट इसका प्रिंटर एक आंसर है। स्कैनर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हो। सेंसर से आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वैल्यूज लेते हो। एसएसडी भी नहीं है और स्पीकर है। तो यहाँ पे आपको तीन आउटपुट डिवाइसेस करनी है। दिस इज द आंसर। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 says that binary numbers can be converted to hexadecimal. Convert the two binary number to hexadecimal. So simply I'm going to divide them into a group of 4 and 4 each। 4 and 4 ईच में जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 93 और 0D। इसको कन्वर्जन के लिए मैं 1248 लगाता हूँ। 1248 जी। बेटा फराज, पेपर में मैंने यही दिया था जिसमें आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैंने आपको भेजे भी हैं। इसका आंसर 93 है, इसका आंसर है 0D। आई होप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बी पार्ट है, वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी नंबर इन अ रजिस्टर। A logical shift of three places is performed on the binary number. Complete the binary register to show its content after this logical right shift. Logical right shift है। अच्छा, this is right, this is left। तो ये क्या होगा, 1 2 3। और उसके बाद इस साइड से मैं यहाँ पे नंबर अपना लिखूंगा 0 1 1 1। ये हो गया। उसके बाद स्टेट वन इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी। इस लॉजिकल शिफ्ट का इफ इम्पैक्ट क्या है। इसके इम्पैक्ट के अंदर बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि द वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट और inaccurate as some bits on the right are lost। इसके बाद कोर्स का सी पार्ट कहता है कि गिव टू रीजंस वाई प्रोग्रामर में यूज हेक्साडेसिमल टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स। प्रोग्रामर जो है आपका हेक्साडेसिमल क्यों यूज करेगा बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आई कैन राइट दिस के इट इज easier फॉर programmer to debug, and it is also easier for programmer to understand and write। थर्ड में आपके पास आपसे कह रहा है कि Denary numbers can be converted to hexadecimal. Convert the denary number to hexadecimal। 301 denary को hexadecimal के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आई एम नॉट शोइंग यू द कन्वर्जन, सिर्फ आंसर लिख देते हैं, कन्वर्ट आप लोग कर लीजिएगा। 301 denary का इज 12D इन हेक्साडेसिमल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से इज दैट व्हेन कीज आर pressed on a keyboard, the text is converted to binary to be processed by the computer. Describe how the text is converted to binary to be processed by the computer। हमारा टेक्स्ट जो है वो बाइनरी से कन्वर्ट कैसे होगा हमारे कंप्यूटर से प्रोसेस होने के लिए।
इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं जिनसे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अब आप लोग मुझसे ये कहोगे कि सर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा, बट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस इन द एसकी टू कोड्स एंड यूनिकोड्स के जब भी कैरेक्टर्स के बारे में बात होती है तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कैरेक्टर सेट इज यूज्ड सच एज यूनिकोड और SE2 code wherever your each character has a unique binary value। इसके बाद आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि टेक्स्ट दैट इज इनपुट into a computer can be stored in a text file. A text file can be compressed using lossless compression. State what effect this has on the file size। फाइल साइज क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका अगर मैं अपने टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस करता हूँ लॉसली कंप्रेशन से। तो आई कैन से दैट अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो इट वुड रिड्यूस माय फाइल साइज। फिर आपके पास आया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ लॉसलेस कंप्रेशन कंप्रेसेस द टेक्स्ट फाइल। बेटा टेक्स्ट की बात हो रही है, याद रखो लॉसलेस के अंदर मैंने पढ़ाया था RLE का कॉन्सेप्ट, रन लेंथ एंड कोडिंग। ये 4 मार्क्स के लिए लिखना है। 4 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि एक कंप्रेशन एल्गोरिथम मेरे पास यूज हो रहा है क्योंकि मैं RLE की बात कर रहा हूँ। अ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड और उसका नाम क्या है, सच SRLE, जिसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या है, रन लेंथ एनकोडिंग। आपके पास लॉसलेस कंप्रेसर में मैंने बताया था ना कि रन लेंथ एनकोडिंग में डिजिट्स वही होते हैं, सिर्फ उनको नंबर लिख देते हैं। तो 1 मार्क इसका मिल गया कि कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज हो रहा है जिसका नाम RLE है। दूसरे मार्क के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इस कंप्रेशन के अंदर रिपीटिंग वर्ड्स कैरेक्टर्स phrases are identified and indexed with their positional value। जो भी उनकी वैल्यू होगी उस पोजीशन से वो अपने आप को इंडेक्स कर देगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि गिव 2 रीजंस व्हाई द टेक्स्ट फाइल में हैव बीन कंप्रेस। 2 रीजन दो कि टेक्स्ट फाइल आपकी कंप्रेस हो क्यों हो सकती है भाई, ये बताना है। तो पहली चीज तो है कि टेक्स्ट फाइल ये है कि ताकि मेरी स्टोरेज स्पेस सेव हो सके, टू सेव माई स्टोरेज स्पेस, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टोरेज स्पेस कम हो रही है तो वो जल्दी से अब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी, टू मेक इट क्विकर टू ट्रांसमिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा हुआ है कि स्टूडेंट यूजेज अ मोबाइल फोन टू टेक फोटोग्राफ्स फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट नीड्स टू ट्रांसमिट द फोटोग्राफ्स टू देयर कंप्यूटर। दे कुड यूज सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट द फोटोग्राफ। डिस्क्राइब हाउ फोटोग्राफ्स वुड बी ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल ट्रांसमिशन। अच्छा, सीरियल के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था वो लिख दो, 2 मार्क्स के लिए लिखना है। पहले मार्क्स के लिए लिखूंगा कि डेटा इज सेंट 1 बिट एट अ टाइम, और मैं क्या यूज करता हूँ, अ सिंगल वायर। यहाँ पे मेरे 2 मार्क्स आप लोगों को मिल गए। फिर क्या है, गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोटोग्राफ यूजिंग सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। सर आपने तो गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोटोग्राफ यूजिंग सीरियल ट्रांसमिशन। बेटा 2 बेनिफिट्स क्या हैं, डाटा वॉन्ट बी स्क्यूड, ताकि डाटा आपका स्क्यू ना हो, और लेस चांस ऑफ इंटरफेरेंस। फराज इंसान बन जाओ। इसके बाद स्टेट 1 बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। कौन से ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं? अच्छा, 1 बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन, द डेटा में बी ट्रांसमिटेड क्विकर, क्योंकि अगर वो सीरियल है तो वो ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा।
अच्छा जी, इसके बाद द फोटोग्राफ्स are also transmitted across the network to cloud storage. State the device that forwards the data. ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डाटा को सेंड करती है डेस्टिनेशन की तरफ, जो पैकेट्स की मूवमेंट करती है? बेटा वो राउटर है। स्टेट व्हाट इज meant by क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाया था कि क्लाउड स्टोरेज इज मीन्स दैट वेयर योर डेटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर, राइट? So I can even write that cloud storage means that your data is stored on remote servers। एक मार्क यहाँ मिल गया। that allows data to be accessed remotely। Give one disadvantage of storing the photograph in a cloud storage instead of storing that locally। एक डिसएडवांटेज क्या है बेटा? डिसएडवांटेज देखो ये हो सकता है कि अगर आप क्लाउड स्टोरेज में इसको स्टोर कर रहे हो, लोकली स्टोर नहीं कर रहे हो, तो वो आपके पास लेस सिक्योर है। डाटा इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। क्लाउड स्टोरेज पे चला गया तो इंटरनेट पे चला चला जाता है, इंटरनेट पे गया तो इट इज़ प्रोन टू वायरसेस एंड हैकर्स। एक और चीज़ ये कि देखो अगर क्लाउड स्टोरेज में वो स्टोर्ड है तो अगर जब तक इंटरनेट है तो सिर्फ जब ही आपके पास वो फाइल एक्सेसिबल है। तीसरी चीज़ ये कि आप रिलायंस कर रहे हो किसी और एक्सटर्नल पार्टी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, अपना डाटा के ऊपर। और चौथा पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्लाउड स्टोरेज के जो है वो कुछ आपके पास एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। अच्छा, 5 में आपके पास लिखा हुआ है प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। टेक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मेमोनिक्स, नो मेमोनिक्स नहीं होते। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज हार्डेड, नो। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट, दिस इज फॉर योर हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद कहा हुआ है कि द प्रोग्रामर यूजेस अ कंपाइलर टू A programmer uses a compiler to translate the computer program. Describe how the compiler translates the computer program। अच्छा जी, कंपाइलर कैसे ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को? सबसे पहले तो ये कि इट इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट योर हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। और कंपाइलर का एक और काम ये है दैट इट ट्रांसलेट्स ऑल द कोड बिफोर इट इज़ एक्सिक्यूटेड। और ये कि it creates an executable file। इसके बाद आपके पास है कि डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर रिपोर्ट्स एन एरर। कंपाइलर जो है वो एरर रिपोर्टिंग कैसे करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स एरर रिपोर्ट आफ्टर ट्राइंग टू कंपाइल। फिर वो क्या करता है? इट डिस्प्लेस ऑल एरर कोड्स। गिव 3 फंक्शंस ऑफ एन आईडीई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एनवायरनमेंट के 3 फंक्शंस बताने हैं। 3 फंक्शंस बेटा आपको पास कोड एडिटर है जो आपको देता है, आपको ऑटो करेक्शन भी देता है।
और आपको ऑटो इट्स ऑटो कंप्लीटिंग भी दे सकता है, और भी चीज़ें हैं। ये आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप अपने कोड को चला सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, थिंग्स लाइक दिस। फिर आपके पास लिखा हुआ है कि कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट द कुकीज, यूज द टर्म्स फ्रॉम द लिस्ट, सम ऑफ द टर्म्स इन द लिस्ट विल नॉट बी यूज, सम टर्म्स में बी यूज मोर देन वंस। कुकीज के बारे में ये सवाल, कुकीज क्या है? कुकीज आर स्मॉल डैश फाइल्स। पहली बात तो ये कि कुकीज की बात कर रहा हूँ तो कुकीज हमेशा से आपके पास होती हैं टेक्स्ट फाइल्स दैट आर सेंट बिटवीन ये हो गया, दिस हैज टू बी बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर। डैश कुकीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी एंड नॉट इन द यूजर्स सेकेंडरी स्टोरेज। आपके पास ये होती हैं सेशनल कुकीज जो आपकी मेमोरी में होती हैं और सेकेंडरी में नहीं होती। और व्हेन द वेब ब्राउजर इज क्लोज, तो एक कुकी है जो लॉस्ट नहीं होती, दैट इज परसिस्टेंट कुकीज। मैंने बताया था क्लास में कि कुकीज की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं। परसिस्टेंट कुकी व्हेन द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड। अच्छा, एक मिनट, एक गलती हो गई है यहाँ पे। आपके पास आएगा when the web browser is cookie is closed, session cookie is lost, whereas a persistent cookie is not lost। फिर give three functions of a cookie, तीन functions बताओ कुकी के। कुकीज के बेटा क्या क्या फंक्शन होते हैं? लॉगिन डिटेल सेव करना, यस। आपकी कार्ड में रखना, गुड गुड। लाइक विश लिस्ट होती है, गुड। पासवर्ड याद रखना। स्टोरिंग लॉगिन डिटेल्स, सेविंग पर्सनल डिटेल्स, और ट्रैकिंग यूजर प्रेफरेंसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ डॉस अटैक इज अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ अ डॉस अटैक। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बी के अंदर स्टेट टू एम्स ऑफ अ डॉस अटैक। डॉस अटैक के दो एम्स कौन से हो सकते हैं भाई? पहली चीज तो ये कि इट कैन इफेक्ट कंपनीज रेपुटेशन, क्योंकि आपके सर्वर वगैरह डाउन हो जाएंगे। और डॉस अटैक के बाद टू डिमांड रैंसम टू स्टॉप इट, गिव टू सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दैट कुड बी यूज टू हेल्प प्रिवेंट डॉस अटैक। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें से हम डॉस अटैक से हमें बचा सकते हैं? पहली चीज़ तो ये हमारे पास फायरवॉल और किसी किस्म का एंटी मेलवेयर या एंटी वायरस या एंटी स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 8 says that a computer is connected to a network and assigned an IPv4 address. Tick one box to show which device would assign the IPv4 address to the computer. हमेशा ये काम किसका होता है? राउटर का आईपी एड्रेस असाइन करना। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? मैंने क्लास के अंदर भी बताए थे, अभी आपको दोबारा से बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहली बात तो ये कि IPv4 एड्रेस जो है आपके पास, दे आर डेनरी बेस्ड। आपके पास जो इसके अंदर नंबर्स होते हैं, नंबर्स की रेंज वो होती है 0 से लेके 255 तक। ये आपके पास 32 बिट्स के होते हैं। और IPv4 इज अ यूनिक एड्रेस,
इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, इतने सारे नहीं लिखने, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक और पब्लिक या प्राइवेट लाइक दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट्स इन एन एक्सपर्ट सिस्टम। ये आपके पास चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर है उसका, ऑटोमेटेड सिस्टम, उसका सवाल है। वन कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज द इंटरफेरेंस इंजन, आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट्स इन एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो पहला आपके पास आ सकता है रूल बेस, नॉलेज बेस और इंटरफेस। ये मैं समझाऊंगा क्लास के अंदर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरफेरेंस इंजन इन एन एक्सपर्ट सिस्टम। इंटरफेरेंस इंजन का काम होता है टू मेक डिसीजंस by applying the rules and logics. Corresponding your facts. Question number 10, last question for this paper. A user has both system software and application software installed on their computer. Give the difference between system software and application software. Give an example of each software in your answer. Okay. सबसे पहले तो ये बताते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। चैप्टर नंबर 4 है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोवाइड्स services that the computer requires। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, मैंने क्लास के अंदर बताई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर मैं सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो। फिर यूटिलिटीज लिखोगे तो वो भी लिखना कि यूटिलिटीज के अंदर डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, एंटीवायरस और फायरवॉल भी आ जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आपके पास आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज दैट द यूजर रिक्वायर, जो यूजर को चाहिए वो सर्विस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को रिक्वायर करता है। और हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, या डेटाबेस हो गया। स्टेट विच कंपोनेंट इन द कंप्यूटर वुड स्टोर बोथ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो सिर्फ डाटा जो मेरे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है, जिसमें मेरे पास हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया और सॉलिड स्टेट आ गया, तो सिर्फ वो होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। दिस इज द पेपर ऑफ योर वेरिएंट 1-2। इस पेपर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके। तो अपने पास एक दफ़ा ये पेपर कंप्लीट कर लो। ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ। सो गेट दिस कंप्लीट एंड गेट दिस चेक। उसके बाद अगली क्लास में आई स्टार्ट अनदर पेपर। टिल देन टेक केयर।